हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। स्वागत है आपका। आज हम लेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सिद्धांत पाठक और मॉडर्न इंडिया के हम लेंगे MCQs। क्वेश्चंस हैं बहुत सारे मॉडर्न इंडिया के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड फॉर्मुलेटेड एंड परफेक्टेड द यूज़ ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम पर क्वेश्चन है, कौन उसे लेकर आए थे, किन्ने उनका परफेक्ट यूज़ किया। इसका आंसर है लॉर्ड वेल्जली। सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और टैलेंटेड गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्जली। 1798 में सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए, बहुत सारी इंडियन स्टेट्स को इन्होंने अपने अंडर में लिया। आंसर इज़ लॉर्ड वेल्जली जो सब्सिडियरी अलायंस लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डे हैड PM एटली, प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के एटली, कंसीडर्ड दैट द ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया बाय जून 1948। इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि ब्रिटिश इंडिया को जून 1948 से पहले छोड़ देंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे। वो किस दिन उन्होंने अनाउंस किया था? इसके ऑप्शंस देखिए, 3 ऑप्शंस 1947 में हैं, एक ऑप्शन 1948 में है। इसका आंसर हो जाएगा February 20, 1947। 15 अगस्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 अगस्त को तो वो जा ही चुके हैं, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। 48 में हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो आंसर अगस्त 1947 से पहले का ही होना था, या तो जनवरी या फरवरी। जनवरी 26 आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। आंसर इस February 20, 1947 को अनाउंस किया PM एटली ने कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर जून 1948 से पहले चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो कब पास हुआ था? जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ऑप्शंस में आपके 2 जगह अगस्त 1942 है, 1928 वाले ऑप्शंस आप आउट कर देंगे। 1942 के 2 ऑप्शंस हैं, अगस्त 8 और अगस्त 9। इसका आंसर है अगस्त 8, 1942। जी हाँ, महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करवाया था कांग्रेस के सेशन में, और 9 तारीख को बाकी लोगों को, जितने भी लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और बिना लीडर के ये मूवमेंट लोगों ने संभाला था। अगस्त 8, 1942 इसका आंसर है। Question number 4, which of the following was the most important feature of the Montague-Chelmsford reforms? Montague और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स नाम दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। तो 1919 का जो एक्ट है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा था। देखिए, फीचर्स होंगे, फीचर्स सारे उनके ही होंगे, एक्ट के ही होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चौंकाने वाला या आकर्षित करने वाला फ़ीचर कौन सा है? तो ऑप्शंस देखिए, सेल्फ गवर्नमेंट है, ऑप्शन में फैक्ट्री एक्ट है, सिस्टम ऑफ डायरार्की है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है। तो स्वशासन नहीं, आंसर वो नहीं है। फैक्ट्री एक्ट तो आंसर होगा ही नहीं। इसका आंसर है सिस्टम ऑफ डायरार्की, मतलब द्वशासन, 2 जगह से शासन, द्वशासन इसका आंसर है। डायरार्की, ट्रांसफ़र ऑफ पावर वो तो करने वाले थे नहीं वो 1919 में, तो आंसर इज C, सिस्टम ऑफ डायरार्की, जो इंट्रोड्यूस किया था एक्ट ऑफ 1919 ने, और 1935 में डायरार्की प्रोविंसेस से हटा दिया गया था। 1919 डायरार्की को लाया और 1935 डायरार्की को हटा गया। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करने वाले पहले गवर्नर जनरल थे रिपन, और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए थे 1882 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882 वो लेकर आए थे, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के अर्बन एरियाज़ में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ स्टार्ट की थी। आंसर इज़ रिपन। सबसे चहीते, सबसे प्यारे गवर्नर जनरल रहे हैं रिपन, बहुत लिबरल थे और लोगों का भला सोचते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड द स्टेटमेंट कोवार्डाइस एंड अहिंसा? अहिंसा आप जानते हैं नॉन वायलेंस होता है, कोवार्डाइस होता है डर, घबराहट। तो वो ये कह रहे हैं कि घबराने वाला व्यक्ति अहिंसा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये साथ में नहीं चल सकते। जैसे पानी और आग साथ में नहीं चल सकते, ऐसे ही कोवार्डाइस और अहिंसा साथ में नहीं चल सकते। अहिंसा जो करेगा व्यक्ति, अहिंसा को फॉलो करेगा, नॉन वायलेंस को फॉलो करेगा, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब मानसिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो अहिंसा प्रैक्टिस कर पाएगा। तो जो व्यक्ति डर जाता है वो अहिंसा प्रैक्टिस नहीं कर सकता।
इसका आंसर कौन होगा भाई? अगेन अहिंसा की बात आ रही है तो आंसर आप सीधे लगा सकते हैं महात्मा गांधी। यही व्यक्ति है जो अहिंसा के बारे में कुछ बोलते हैं। एम के गांधी ने ही बोला कि डर और अहिंसा एक साथ नहीं रह सकते, जैसे पानी और आग एक साथ नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का जिससे भारत आज़ाद हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपको ये बताना है कि पाकिस्तान का पार्ट कौन सा नहीं है, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। क्या भाई ईस्ट बंगाल है, वेस्ट पंजाब है, क्या है आंसर? तो जी ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है, सिंध अगेन पाकिस्तान में है, ब्रिटिश बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है। आंसर इज़ आसाम जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बना, अलग रहा, इंडिया में सम्मिलित रहा, वो बांग्लादेश का पार्ट नहीं बना। आंसर इज़ आसाम जो पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस, जी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, जून 1945 में। वॉवल ने बुलाई थी, वॉवल प्लान के सिस्टम में थी, वॉवल प्लान है, वॉवल ने बुलाई थी। इसमें ये पूछ रहे हैं कि वो फेल हो गई, क्यों? क्योंकि उसको किसने अपोज़ किया? क्या गांधी ने उसको अपोज़ किया? नेहरू मत लगा देना इसका आंसर इमोशनल होके, आंसर है जिन्ना। जी हर चीज़ में 1940 के बाद में कोई भी कार्य होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला आदमी एक ही है और उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हर काम में रूढ़िवादी सोच अपनाता है और हर काम को बिगाड़ता है। आंसर इस जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 9, एज़ पर द वॉवल प्लान के अनुसार एक्सटर्नल अफेयर्स किसके अंडर में जाने थे? वॉवल प्लान के अनुसार एक्सटर्नल अफेयर्स जाने थे किसके अंडर? इंडियन मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर के अंडर में एक्सटर्नल अफेयर्स होने थे, तभी तो इंडियंस एक्सेप्ट करते उसको, वो भी 1945 में। तो ऑब्वियसली आंसर इज इंडियन मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एज पर ऑगस्ट ऑफर के अनुसार ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव इन इंडिया क्या था? क्या वो डोमिनियन स्टेटस था? क्या वो पूर्ण स्वराज था? क्या वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था? या फिर वो था प्रोविंशियल अथॉरिटी? ऑगस्ट ऑफर कब आया था? ऑगस्ट ऑफर आया था 1942 में या फिर 1940 में, याद करिए जी। 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो सबसे पहले आया है ऑगस्ट ऑफर 1940 में। क्यों आया था? क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करवा दिया था बिना इंडियंस से पूछे या बिना कांग्रेस से पूछे। तो ये ऑगस्ट ऑफर क्या बता रहा है कि ब्रिटिश क्या चाहते हैं? क्या ब्रिटिश इंडिया को पूर्ण स्वराज देंगे? नहीं जी, वो तो बिल्कुल नहीं देंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कह सकते हैं, लेकिन प्रोविंशियल अथॉरिटी, ऑटोनॉमी या फिर वैसा कुछ। आंसर इसका है डोमिनियन स्टेटस, जो इंडिया 1916 से मांग रहा था, वो अब 1940 में वो देने को तैयार हुए हैं। जब इंडिया 1930 से तो पूर्ण स्वराज मांग रहा है कि हमें पूर्ण स्वराज दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब वो दे रहे हैं हमें डोमिनियन स्टेटस। तो इंडिया जितनी मांगता है उससे कम ही गवर्नमेंट उनको देता है, या 15 साल पुरानी चीज़ या 20 साल पुरानी चीज़ जो मांगी थी वो अब गवर्नमेंट उनको देता है। तो आंसर इज़ डोमिनियन स्टेटस, जो ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव है इंडिया में 1940 में। क्वेश्चन नंबर 11, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया जी? पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। क्या किया उसने? डायरेक्ट सबॉर्डिनेशन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंटिंग टू, तो कंपनी को शिकंजे में कसा, गवर्नमेंट के शिकंजे में कसा। अब एक बॉडी बनाई, बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करती थी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिश की गवर्नमेंट को कंपनी पर शिकंजा कसना है जिससे कि कंपनी का ज़्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए और ब्रिटेन को उसका ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और दूसरे लोग करप्शन करके या कंपनी के ही लोग उस पैसों को ना खा जाएँ। आंसर इज़ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इस स्टेटमेंट में पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन नहीं था? तो आपको ये बताना है कौन नहीं था। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जी तो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये भी थे, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। 4 प्रिवी काउंसिलर्स मतलब कि प्रिवी काउंसिल जैसे हमारा कैबिनेट है, वहाँ ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिलर्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो प्रिवी काउंसिलर्स 4 थे और गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल अकेला ऐसा आदमी था जो ब्रिटेन में नहीं था और वो यहाँ था इंडिया में, और वो कंपनी के गवर्नमेंट का पार्ट था। तो वही अकेला है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नहीं आएगा, बाकी सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आएंगे। आंसर इज गवर्नर जनरल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा
कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चाइना ने इन्फ्लुएंस किया नहीं, यूएसएसआर ने नहीं, यूएसए, इसका आंसर है यूएसए। यूएसए ने इंडियन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। इसमें यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंडिया ने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सरदार पटेल ने इंडियन स्टेट्स को इंडिया की यूनिटी में लाए। 500 से ज़्यादा स्टेट्स थीं, उनको इंडियन यूनियन में बनाया। कैसे बनाया? क्या उन्होंने खून खराबा करवाया? नहीं जी। क्या उन्होंने आर्मी यूज़ की? नहीं जी। उन्होंने क्या किया? वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, लोगों के सपोर्ट के साथ, राजाओं को समझाकर बुझाकर, डराकर धमकाकर, जैसे तैसे पॉलिसी से, डिप्लोमेसी से उन्होंने ब्लडलेस रेवोल्यूशन लाए और लोगों के सपोर्ट से पूरे भारत को यूनाइट किया। आज भी भारत यूनाइटेड है। सरदार पटेल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आंसर इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ टू बी नेगोशिएटेड एज प्रोवाइडेड इन द कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और वो ये कह रहे थे कि कौन कौन इसका हिस्सा था, इसमें नेगोशिएट करने वाली पार्टियां कौन सी थी। इंडियन यूनियन, हाँ जी था, इंडियन यूनियन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ जी वो भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो तो। इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम अगेन क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का ही तो राज है हमारे ऊपर, तो यूनाइटेड किंगडम तो आएगा ही उस साइड से। इधर से जाएगी इंडियन यूनियन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले से ही इंडियन यूनियन का हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके मेंबर्स हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ सेपरेट एंटिटी नहीं जाएगी। हाँ, वो गवर्नमेंट में पार्ट होगी, उसके मेंबर्स होंगे इलेक्टेड, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं या जो नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा सेपरेट एंटिटी कैबिनेट मिशन प्लान के सिस्टम में नहीं होगी। ये आंसर है सी, जो उसका पार्ट नहीं है। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस MCQs मॉडर्न इंडिया के। आप चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें नीचे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।